हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी एफएम और आज की कहानी है मिठाई का डब्बा। 5:30 बजे ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त राहुल का फ़ोन आया, जिसने मुझे ऑफिस के पास वाले मॉल के सामने रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। मॉल में अंदर घुसते ही वड़ा पाव की एक शॉप थी। जब हम आते तो वहाँ का वड़ा पाव ज़रूर खाते थे। उस शॉप के बाहर स्टील के एंगल्स लगे हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल्स पर 3-4 फुट की ऊंचाई पर बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं फौरन एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकाल कर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव ला कर दे दो, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मैं ला कर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वो बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी दूनी वाले अच्छे से खा जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके पास बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं बाबा, आप कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहुत पढ़ी लिखी है, नए ख्यालात वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था। कह रहा था उसे अमेरिका में नौकरी मिली है, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार घर आता था, हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है। हमने कहा कि जाने से पहले एक बार मिलने के लिए आ जाओ। बोला, अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठ कर जाना है। कहता है अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट नहीं है। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं, सांता क्रूज में। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था। लगता है ये फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने मुंबई आ रहा हूँ। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने बेटे को फ़ोन लगा के नहीं देखा? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन,
कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी बार आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोल कर देखी। उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे ये भी मालूम पड़ चुका था कि वो जिस प्लेन में सवार हो चुका था वो प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद उनका बच्चा उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, ये बात को मान नहीं पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वो उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले पल उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वो मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल, मैं कब से आपके हाथों में ये डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? उन्होंने हसरत भरी डबडबाई आंखों से अपने हाथ में थमे डब्बे की तरफ देखा और थकी हुई आवाज़ में बोले, मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसके लिए खुद बनाकर उसकी माँ ने भेजे। वो इतना बताने के बाद भी एकटक उस लड्डू के डब्बे को देख रहे थे। उनकी इस बात ने किसी खंजर की तरह मेरे दिल को अंदर से चीर कर लहूलुहान कर दिया। दोस्त की तरफ बढ़ते मेरे कदम जैसे जम से गए। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैं चुपचाप बुजुर्ग की तरफ देखता रहा। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं थे जिनसे उनको दिलासा दे सकता। अरे भाई चल ना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं जैसे अपने सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब मेरी हालत कुछ बहाल हुई तो मैंने अपने दोस्त राहुल से सारी बातें बताईं। राहुल मेरी बातें सुनकर खुद हैरान सा होकर मेरी तरफ देखने लगा। वो भी अंदर से बेचैन सा हो गया। मैंने राहुल से कहा, वड़ा पाव की भीख मांगने वाला ये बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था, लेकिन उसने उसमें से एक लड्डू छुआ तक नहीं। सोच राहुल, वो बेटे से कितना प्यार करता होगा। राहुल की आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोला, राज, उस अंकल को अब बस स्टॉप तक छोड़ कर आना होगा, चल चलते हैं। मैं मुस्कुराते हुए उसके साथ अंकल की तरफ वापस चल दिया। अंकल अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए बार बार कभी बेटे के दिए हुए पते के कागज़ की तरफ और कभी मिठाई के डब्बे की तरफ देख रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैंने उनके पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, अंकल चलिए आपको आपके बस स्टॉप तक छोड़ देते हैं। उनकी आंखें अभी भी भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों परेशान होते हो बेटे, मैं चला जाऊंगा। मैंने उनको सहारा देकर उठाते हुए कहा, नहीं अंकल, आप चलिए, आप कब तक यहाँ भटकेंगे, अब इसका कोई मतलब भी नहीं है। वो मेरे सहारे से उठे। राहुल ने उनका डब्बा उठाया और हम बाहर की तरफ निकल आए। राहुल पार्किंग से अपनी कार ले आया और उसमें बैठकर हम बस स्टॉप की तरफ चल दिए।
बस स्टॉप पर उन्हें बस पर बिठाया और रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान उनको दिया। उनका फ़ोन लेकर उनका नंबर सेव किया और फिर जब बस रवाना होने लगी तो उन्होंने मिठाई का डब्बा आपको देते हुए कहा, बेटा इसको अब आप लोग रख लो। जिसके लिए लाया था वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी तलाश में 2 बेटे मिल गए। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे और हमारी आंखें भी भीगी हुई थीं। थोड़ी देर बाद बस रवाना हो गई। वहाँ से हम शॉपिंग के लिए मॉल पहुँचे। हम दोनों खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। मैंने राहुल से पूछा, क्या कोई अपनी औलाद से इतना प्यार कर सकता है? राहुल ने कहा, हर माँ बाप अपनी औलाद से इतना ही प्यार करते हैं। खुद भूख से तड़पेंगे, लेकिन उनको अपनी औलाद की फिक्र रहेगी। घर पहुंचकर देर रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, माँ बाप क्या अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं? फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो मैंने फ़ौरन अंकल का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने अपने बारे में बताया और पूछा, क्या आप घर पहुंच गए? उन्होंने बताया कि वो सही से घर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। दिल को बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था।